नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वल आलोक BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से हिंदी बुक्स परियोजना के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य में मैं आज आपके साथ स्वतंत्रता के बाद जो कथा साहित्य है, स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उस पर बात करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में हमने इसकी जो प्रमुख प्रवृत्ति है आंचलिकता और मध्य वर्ग का चित्रण, उस पर हमने बात की। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो कथा साहित्य है उसमें सांप्रदायिकता की जो प्रवृत्ति है वह भी जन्म लेती है, और इस सांप्रदायिकता का जन्म आज़ादी से पहले हो चुका था। धर्म के नाम पे देश का विभाजन हुआ और उस विभाजन ने लोगों को अपने जड़ों से अलग होने पर मजबूर कर दिया। सांप्रदायिक उन्माद ने एक झटके में जो वर्षों के हमारे संबंध थे उसको तोड़ दिया। दोनों तरफ लाखों लोग विस्थापित हुए, धर्म के नाम पर भयंकर नरसंहार हुए, स्त्रियों के साथ दुराचार हुआ, नफरत की हिंसा में कई मासूम भी इस सांप्रदायिकता की भेंट में या सांप्रदायिकता की आग के भेंट चढ़ गए। देश विभाजन के बाद जो यह सांप्रदायिकता है वह अलग अलग रूप में रह कर हमारे सामने आती है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी यह जो सांप्रदायिकता की आग है एक बार फिर व्यापक पैमाने पर भड़की। कहें कि सांप्रदायिकता जो है वह भारत का एक कड़वा सच बनकर रह गई है और हमारे सामने हमेशा आती रहती है। हिंदी उपन्यासों और कहानियों में हर दौर की सांप्रदायिकता के दंश और हर रूप के बारे में मार्मिक चित्रण किया गया है। देश विभाजन पर लिखे गए उपन्यासों में जो प्रमुख उपन्यास हैं उसमें है यशपाल का झूठा सच, भीष्म साहनी का तमस, राही मासूम रजा का आधा गांव, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। झूठा सच 2 खंडों में लिखा गया है और यह एक बृहद उपन्यास है। इसके पहले खंड का जो नाम है वह है वतन से देश और दूसरे खंड का नाम देश का भविष्य। विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने इतिहास की पुस्तक में इस पुस्तक की महत्ता के बारे में लिखा है। झूठा सच विभाजन की महाकाव्यात्मक गाथा है। भारत विभाजन की त्रासदी कितनी भयंकर और प्रभाव में कितनी दुर्गामी है, इस पर यशपाल जैसे पुराने क्रांतिकारी और जो प्रतिबद्ध लेखक हैं उनका ध्यान जाना उचित ही था। एक बहुप्रचारित झूठ यानी सांप्रदायिकता, उस सांप्रदायिकता ने कितने बड़े सच अर्थात भारतीय जनता की जो वास्तविक आकांक्षा थी उसको पीछे ढकेल दिया। इस घटना ने कितने व्यक्तियों को कितने रूपों में पीड़ित किया, इसकी वेदना यह उपन्यास पाठकों को संप्रेषित करता है। तमस में विभाजन के पीछे कार्य कर रही जो राजनीति है उसको दिखाया गया है। इसमें सांप्रदायिक उन्माद को पैदा करने वाली जो जिम्मेदार शक्तियां हैं उन शक्तियों की पहचान की गई है। वहीं आधा गांव आंचलिक परिवेश में पैदा हो रही जो सांप्रदायिकता है उसका मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है, उसका चित्र बनाती है। जिस सांप्रदायिकता को अब तक शहरों की विशेषता बताया जा रहा था वह कैसे शहर से भारतीय गांव में पहुंच गई और गांव को अपनी चपेट में ले रही है, इसका सूक्ष्म वर्णन आधा गांव में मिलता है। आगे की शरणार्थी, भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया, मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की कहानी, इन कहानियों में विभाजन की पीड़ा जो है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। इन कहानियों में विभाजन की जो त्रासदी है उसके साथ साथ अपने जड़ों से हमेशा के लिए कट जाने की जो पीड़ा है उसका भी वर्णन बड़े मार्मिक तरीके से हुआ है। शानी की कहानियों में सांप्रदायिकता के एक भिन्न पहलू को उभारा गया है। सानी अपनी कहानियों में भारत में रह रहे मुसलमानों की उस पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हैं जहां पाकिस्तान से युद्ध या किसी तरह के खेल प्रतियोगिता होने पर वो जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके सामने जबरन अपनी देशभक्ति साबित करनी होती है और साबित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सानी संदिग्धता की इस स्थिति से गुजर रहे जो संदेह की स्थिति है उससे गुजर रहे मुसलमान समुदाय की मानसिकता और अलगाव बोध को अपनी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं।
कमलेश्वर बड़े रचनाकार हैं, उनके द्वारा रचित जो कितने पाकिस्तान है, उसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो पैदा हुई सांप्रदायिकता है उसकी पृष्ठभूमि में रख करके इस उपन्यास को गढ़ा है उन्होंने। कमलेश्वर इस उपन्यास में इतिहास, पुराण और मिथक, इन सब के माध्यम से सांप्रदायिकता जैसी लाइलाज सामाजिक बीमारी की जो जड़ है उसकी खोज करते दिखते हैं। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की एक और प्रवृत्ति जो है वह है राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात। स्वतंत्रता के साथ विकास के कई कार्यक्रम लागू हुए जिसमें भ्रष्टाचार की वृद्धि हुई। राजनीतिक भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त हो गया। आजादी के कारण आम जनमानस के भीतर जो इच्छा आकांक्षाएं पैदा हुई थीं वह सन 70 तक आते आते, या कहें कि 70 के मध्य तक आते आते मोह भंग में परिणित होने लगी। इस मोह भंग का प्रमुख कारण था भ्रष्टाचार। सरकारी लाल फीताशाही के कारण आम जन तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच रही थी, या कहें कि पहुंचना जो है वह सफल नहीं हो पा रहा था। कथा साहित्य में यह मोह भंग मुख्यतः व्यंग रूप में प्रकट हुआ। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल ऐसे जो रचनाकार हैं उन्होंने व्यंग के माध्यम से व्यवस्था की जो विद्रूपता है उसको प्रकट किया। हरिशंकर परसाई की कहानी भोला राम का जीव में भ्रष्टाचार के माध्यम से एक आम आदमी की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को अपना विषय बनाया है। मन्नू भंडारी ने महाभोज में सत्ता के चरित्र का उद्घाटन किया है। भैरव प्रसाद गुप्त ने अपने उपन्यास जो है उनका अंतिम अध्याय, और मनोहर श्याम जोशी ने कुरु कुरु स्वाहा में राजनीतिक भ्रष्टाचार का वर्णन किया है। सन 1970 के दशक के आसपास जो उसके बाद के रचनाकार हैं उनकी रचनाओं में भी भ्रष्टाचार के प्रति एक आक्रोश का भाव दिखाई देता है। विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, संजीव, मिथिलेश्वर, मधुकर सिंह ऐसे जो लेखक हैं, इन लेखकों ने व्यवस्था के प्रति आक्रोश को रचनात्मक स्वरूप प्रदान किया है। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास नौकर की कमीज वर्तमान जो नौकरशाही व्यवस्था है और जो आसान फरामोशी पर, कहें कि उसके आसान फरामोशी पर सीधा वाद प्रस्तुत करता है। कथ्य के साथ साथ इसका शिल्प भी व्यंग को पैना बनाता है। इसका व्यंग सिर्फ तिलमिलाहट ही पैदा नहीं करता बल्कि भीतर तक भेद देता है। एक और प्रवृत्ति जो है वह है कि साहित्य और इतिहास स्वतंत्रता से पहले पुनरुत्थान की भावना और अतीत के प्रति जो गौरव का भाव जगाने के लिए कथा साहित्य में ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं के आधार पर जो साहित्य रचा गया उसे हम देख चुके हैं। इन रचनाओं का सीधा उद्देश्य भारतीय आत्मगौरव का बोध जगाना था, ताकि वे अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में कहें कि पूरे उत्साह के साथ अपनी भागीदारी निभा सकें या भागीदारी कर सकें। स्वतंत्रता के बाद भी ऐतिहासिक, पौराणिक और मिथकीय घटनाओं को आधार बनाकर कथा साहित्य रचा गया है। इनमें से अधिकतर ऐसे रचनाकार थे जो पहले से ही ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कथा साहित्य रच रहे थे। स्वतंत्रता के बाद भी इन्होंने ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर उपन्यास और कहानियां लिखी। इन रचनाकारों में आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदालाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, चतुरसेन शास्त्री, यशपाल और अमृतलाल नागर का नाम प्रमुख है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा ऐसे जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं इनकी रचना उन्होंने की। इनके उपन्यासों की विशेषता के बारे में विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं कि द्विवेदी जी के उपन्यासों में प्राचीन भारत का वातावरण सांस्कृतिक साधना के साथ इस ढंग से चित्रित किया जाता है कि वे आधुनिक मानव की बाह्य और आंतरिक समस्याओं और समाधान की व्यंजना करने लगती है। राहुल सांकृत्यायन ने सिंह सेनापति और
यशपाल ने दिव्या के माध्यम से प्राचीन भारत में प्रगतिशील और भौतिकवादी परंपरा की धारा को दिखाने का प्रयास किया है। दिव्या के माध्यम से यशपाल ने स्त्री स्वातंत्र्य के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग प्राचीन भारत के दर्शनों के माध्यम से दिखाया है और रखा है। इसमें चरवाक के लोकायत दर्शन को स्त्री स्वातंत्र्य के लिए सर्वश्रेष्ठ वो मानते हैं। यशपाल मार्क्सवादी थे। मार्क्सवाद एक भौतिकवादी दर्शन है और लोकायत थी। दिव्या के माध्यम से यशपाल ऐसे दर्शन की वकालत करते नजर आते हैं जो स्त्री को देवी या भोग्या नहीं मानता हो, बल्कि एक स्वायत्त इकाई मानता हो। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास और सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर मानस का हंस और खंजर नयन नामक 2 उपन्यास लिखे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो कथा साहित्य है उसकी एक प्रमुख प्रवृत्ति सांप्रदायिकता है और दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति जो है वह ऐतिहासिक, पौराणिक या अन्य जो आख्यान हैं उसको आधार बना करके ही साहित्य रचा गया है। भ्रष्टाचार का भी कहें कि उसमें चित्रण किया गया है। राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, आर्थिक भ्रष्टाचार हो, इन सब का भी चित्रण किया गया है। अगले वीडियो में हम भूमंडलीकरण के बाद और उत्तर आधुनिक दौर में जो विमर्श के केंद्र में आए हैं उन विमर्शों के आधार पर जो साहित्य रचा जा रहा है, कथा साहित्य रचा जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।